हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, कुछ चीज़ें आपके लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं और मैं उन्हें आपको बार बार बताता भी हूँ। देखिए, अगर आप कोई भी मंजिल पाने का फैसला किए हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक वो होती है कि अगर मंजिल अपने से मिली, या कहा जाता है कि आराम से मिल गई, तब तो ठीक, और नहीं मिली तो उसका रास्ता हम खुद बना लेंगे। इतना जज्बा लेकर चलिए, मंजिल जरूर मिलेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कभी भी आपको लगे कि नहीं अब ये नहीं हो सकता है, ठीक है, कभी भी लगे कि आपको ये लग जाए कि ये नहीं हो सकता है मुझसे, तो अपना बीता हुआ दौर याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि अब तक आपने क्या किया है। जब ये नहीं हो सकता है तो इससे पहले आपने क्या किया है उसको जरूर देख लीजिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि ये नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, ठीक है, ये नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। एक बहुत बड़ी मजे की बात है कि जब भी आप चीज़ों को इस नज़रिए से देखते हैं कि ये सब मेरा हो सकता है, तो आपके अंदर एक, कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग देखने को मिलती है। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि अरे मेरी किस्मत में नहीं है, हम ये नहीं कर पाएंगे, तो उसी समय तुरंत आप में निगेटिव वेव आना शुरू हो जाता है और वो आपको हमेशा नीचे की ही तरफ लेके जाता है। आप ये सोचिए कि मेरे पास मेरे माँ बाप हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, मैं हूँ और मैं कर जाऊंगा, ठीक है। जिस दिन ये चीज़ आप में आना शुरू हो गया, आपका जीवन परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि आपको भी पता है आज यहाँ कड़वी सच्चाई है और मैं हमेशा बोलने से कतराता नहीं हूँ। मुझे बोलने में जरा सा भी कोई भी संकोच नहीं होता है। जमाना पैसे का है, आप पैसा कमाओगे आपको इज्जत मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आप पैसा नहीं कमाओगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी चीज कि जो लोग इस समय आपको छोड़कर जा रहे हैं, हाथ जोड़कर कहिए जाइए, बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पहचान यही समय होना था और हो गया। आपको मेरे पर भरोसा नहीं था, आप छोड़ के जा रहे हो, जाइए और दुगनी मेहनत से अपनी मेहनत को साबित करिए कि तुम छोड़ कर गए थे, तुम्हारे अंदर या तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई विश्वास नहीं था, ठीक है। 2 मिनट रुकिएगा। तो चीज़ें वही हैं। अगर आप चीज़ों को करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो आपके साथ आपकी मंजिल भी मिलनी तय है। अगर मैं कहूँ तो कहा जाता है कि हे भगवान, ना किसी का फेंका हुआ मिले, ना किसी का छीना हुआ मिले, मुझे बस मेरे नसीब का लिखा हुआ मिले। अगर ना मिले वो भी तो जो मेरी मेहनत से मिला, या जो मेरी मेहनत का है बस वही मिले, ठीक है। तो आप चीज़ों को ये याद रखिए कि अगर आपके नसीब में नहीं है तो आप मत घबराइए। आपके पास 2 हाथ है, भगवान ने एक अच्छा खासा बुद्धि दिया है, शरीर दिया है, और आप उसके बल पर सारी चीज़ों को पा सकते हैं। लेकिन चीज़ें वही हैं कि प्रयास शुरू करेंगे तब, प्रयास नहीं करेंगे तो चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो उसी के साथ शुरू करते हैं। देखिए, हमें पढ़ना है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य, गुप्त, ठीक है, गुप्त साम्राज्य, गुप्त एम्पायर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। यही चीज़ें हमें पढ़नी है। कल हम लोग जो भी पढ़े थे, जो भी देखे थे, वो तो आपने पढ़ लिया होगा। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। आज हम उसके
क्या करेंगे कि चीज़ों को देखेंगे। मैंने कल आपको बता दिया था कि इनकी मतलब गुप्त समाज की स्थापना कैसे हुई थी, गुप्त समाज किस तरह से आगे बढ़ा था, कौन कौन से महान शासक हुए, किनकी किनकी क्या उपाधि थी, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। आज हमें पढ़ना है कि किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ पर चालू थी, किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ देखने को मिलती थी। आज हमें गुप्त वंश के बारे में ये सब चीज़ें पढ़ना है, ठीक है। देखिए, हमने कल आपको बताया था कि जो ये गुप्त साम्राज्य था, ठीक है, साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक जो थे वो श्री गुप्त थे। कौन थे? श्री गुप्त थे, ठीक है। कौन था? श्री गुप्त था, ठीक है। इसे गुप्त या इसे क्या कहा गया था? गुप्त भी कहा गया था, ठीक है, गुप्त कहा गया था, ठीक है। श्री गुप्त या गुप्त, इनके जो उत्तराधिकारी हुए कौन हुए थे? तो घटोत्कच हुए थे। कौन हुए थे? घटोत्कच हुए थे, ठीक है। कौन हुआ था? तो घटोत्कच हुआ था, ठीक है। क्या कहेंगे? तो घटोत्कच हुए थे। घटोत्कच का जो पुत्र हुआ था वो कौन हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम हुआ था। चंद्रगुप्त का पुत्र कौन हुआ था? तो समुद्रगुप्त हुआ था। समुद्रगुप्त का पुत्र कौन हुआ था? बताइए भाई। तो चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ था, ठीक है। कुमारगुप्त आए। कुमारगुप्त के बाद कौन आया? बताइए भाई। कुमारगुप्त के बाद कौन आया? कुमारगुप्त के बाद कौन आया था? बताइए, बताइए, कुमारगुप्त के बाद कौन आया था? कुमारगुप्त के बाद कौन आया था? तो स्कंद गुप्त आए थे। ये सारी चीजें इसमें देखने को मिली थी। और हमने क्या बताया था कि स्कंद गुप्त जो था, यही जो था वो गिरनार पर्वत पर, ठीक है, सुदर्शन झील का क्या कराया था? पुनरुद्धार कराया था, ठीक है। स्कंद गुप्त ही पर्णदत्त को क्या किया था? गवर्नर नियुक्त किया था। स्कंद गुप्त के शासन काल में ही हुड़ों का आक्रमण हुआ था। मैंने बताया था कि हुड़ दो तरीके से बढ़ चुके थे, और जो क्या कहते हैं, इधर जो आए थे वो क्या थे? तो घाटी में बसे हुए लोग थे, वो आए थे यहाँ पर और बार बार आक्रमण कर रहे थे। तो इसी के समय में ये सारी चीजें देखने को मिली थी। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक यानी प्रादेशिक इकाई थी वो देश थी। क्या थी? देश थी, प्रादेशिक इकाई। जो इसके शासक जो होते थे उसको गोपना कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो गोपना कहा जा गया था। किसके शासक को? तो देश का जो शासक था उसे क्या कहा गया था? तो गोपना कहा गया था। क्या कहा गया था? गोपना कहा गया था, ठीक है। और क्या बात हुई थी? जो प्रादेशिक इकाई, दूसरी प्रादेशिक इकाई थी, ठीक है, पहली तो कौन सी थी? देश थी। दूसरी कौन थी? तो दूसरी के बारे में आप जान लीजिए। तो दूसरी जो प्रादेशिक इकाई थी उसका नाम था भुक्ति। क्या था? तो भुक्ति था। क्या था? भुक्ति। कौन था? भुक्ति। अब भुक्ति का जो शासक था उसे क्या कहा गया था? तो उपरीक कहा गया था। क्या कहा गया था? उपरीक। उपरीक। भुक्ति का शासक जो था उसे उपरीक कहा गया था। क्या कहा गया था? उपरीक कहा गया था, ठीक है। समझ में आई कि नहीं बात? और भुक्ति के नीचे क्या आता था? विषय नामक प्रशासनिक इकाई आती थी, जिसका जो शासक था उसे विषयपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विषय। ये था विषय, और इसे क्या कहा गया था? तो विषय पति कहा गया था। क्या कहा गया था? विषय पति कहा गया था, ठीक है। समझ में आई बात की नहीं आई? विषय। और इसी के अगर हम बात करें तो पुलिस विभाग के लिए यहाँ पर क्या था? एक अधिकारी रहता था जो बड़ा सर्वोच्च अधिकारी होता था, मुख्य अधिकारी होता था, उसे दंडपाशिक कहा गया था। और उससे नीचे जो पुलिस के जो कर्मचारी होते थे समान, उसे चाट और भाट कहा गया था। कहा जाता है कि प्रादेशिक इकाई यानी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी? ग्राम थी, ठीक है। और ग्राम का क्या था? ग्राम सभा बनी हुई थी, और जो ग्राम सभा होती थी उसका जो मुखिया होता था उसे ग्रामिक कहा जाता था, और जो अन्य सदस्य थे उन्हें क्या कहा जाता था? महत्तर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महत्तर कहा जाता था। ग्राम समूह की जो छोटी इकाई थी उसे पेट कहा गया। क्या कहा गया? पेट कहा गया। ग्राम समूह की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा गया? तो पेट कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया? पेट कहा गया। अब ध्यान से सुनिएगा सारी चीजों को। देखिए, जो कुमार गुप्त थे, ठीक है, या गुप्त शासक कुमार गुप्त जो थे, उन्होंने क्या किया था? दामोदर ताम्रपत्र जारी किया था, ठीक है। दामोदर ताम्रपत्र जारी किया था, जिसमें भूमि बिक्री का विवरण दिया हुआ था, या भूमि बिक्री से संबंधित अधिकारियों का क्रियाकलाप दिया हुआ था, ठीक है, या उसका उल्लेख किया गया था। क्या मैं बोल रहा हूं? गुप्त शासक कुमार गुप्त। गुप्त शासक कुमार गुप्त। गुप्त शासक कौन? कुमार गुप्त के दामोदर, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं? दामोदरपुर ताम्रपत्र। ताम्रपत्र, दामोदरपुर में ताम्रपत्र में भूमि में
भूमि, ठीक है, ताम्रपत्र में भूमि बिक्री के, ठीक है, बिक्री से संबंधित अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख था। भूमि के, ठीक है, ताम्रपत्र में भूमि के, ठीक है, क्या भूमि के संबंधित, भूमि से संबंधित, अधिकारियों के क्रियाकलापों का वर्णन था। क्या था? क्रियाकलापों का वर्णन था, ठीक है, ये था आपका इनके वर्णन, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि से संबंधित अधिकारियों के क्रियाकलापों का वर्णन किया गया था। अब देखिए, जो भू राजस्व जो था उसका कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 भाग क्या हुआ था, लिया जाता था या भाग प्राप्त हुआ करता था, ठीक है, क्या हुआ करता था। तो देखिए क्या मैं कह रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ भू राजस्व, किसकी बात कर रहा हूँ, भू राजस्व का कुल उत्पादन का, भू राजस्व के कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 भाग 1/4 से 1/6 भाग हुआ करता था, ठीक है, हुआ करता था। ये चीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब क्या किया गया था, ये सारी चीजें तो हो गई थी। तो आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि के निम्न प्रकार थे, आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि के निम्न प्रकार थे, उसको बताते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए, मैंने क्या कहा, तो मैंने कहा कि आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि के निम्न प्रकार थे। ठीक है, आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि के निम्न प्रकार थे। यहाँ पर भूमि को 5 भागों में बांटा गया था, ठीक है, गुप्तकालीन शासन में या गुप्त साम्राज्य में भूमि को 5 भागों में बांटा गया था, ठीक है। पहला देखिए क्षेत्र, पहला क्या था, क्षेत्र था। ऐसी भूमि जो कृषि करने योग्य थी उसे क्या कहा जाता था, क्षेत्र कहा जाता था। कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहते थे, ठीक है, कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहते थे। दूसरा क्या था, तो वास्तु था। क्या था, वास्तु। वास करने योग्य भूमि को, वास करने योग्य भूमि को, ठीक है, वास करने योग्य भूमि को वास्तु कहते थे, वास्तु कहते थे। क्या कहते थे, वास्तु कहते थे, ठीक है। थोड़ी सी मात्रा हमको गड़बड़ होती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बस, और ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब क्या कर रहा है, चारागाह भूमि। कौन सी भूमि, तो चारागाह भूमि, चारागाह, ठीक है, भूमि, चारागाह भूमि, ठीक है। जब लिखते हैं ना तो थोड़ा सा स्पीड में लिखते हो तो ध्यान थोड़ा सा हो जाता है। तो चारागाह भूमि, चारागाह मतलब पशुओं के लिए चारा के लिए उपयोग चारा, पशुओं की चारा के लिए उपयोग की गई भूमि को क्या कहा जाता है, चारागाह भूमि कहा जाता है। यानी पशुओं के चारा योग्य भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि, ठीक है, ये हो गया। चौथा क्या था भाई, चौथा क्या था, तो ऐसी भूमि जो क्या थी, बंजर थी, जो मतलब खेती योग्य ही नहीं थी, उसे सील कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सील कहा जाता था। यानी ऐसी भूमि जो क्या थी, जोतने योग्य ही नहीं थी,
ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं थी, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं थी, ठीक है, उसे क्या कहा जाता था? सील कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो सील कहा जाता। अब है अप्रहत। ऐसी भूमि जो क्या थी? जंगली होती थी, उसे अप्रहत कहा जाता था। ऐसी भूमि जो जंगली थी उसे अप्रहत कहते थे। अप्रहत कहते थे। क्या कहते थे? अप्रहत। सुनिएगा ध्यान से, चीजों को समझिएगा। क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि ऐसी भूमि जो कृषि योग्य थी उसे क्या कहा जाता था? क्षेत्र कहा जाता था। वास्तु, ऐसी भूमि जो वास करने योग्य थी। आज से अपने घर में बोलिएगा, जिस भूमि पर रह रहे हैं उसका नाम वास्तु है। क्या नाम है उसका? वास्तु। और जिस भूमि को जोतते हैं वो क्षेत्र होता ही है, क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद कह रहा है चारागाह। ये तो एकदम सरल है कि ऐसी भूमि जहां पर पशु के लिए चारा उगाया जाता था या जो चारा मिल जाता था उसे चारागाह भूमि कहते थे। अब आता है सील मतलब बंद हो जाना, सील कर दो। क्या कर दो? सील कर दो। तो ऐसी भूमि जो जोतने योग्य ही नहीं थी उसे सील कहा जाता था। अप्रहत, ऐसी भूमि जो यहाँ पर क्या होता था? जंगल होता था या जंगली भूमि होती थी उसे अप्रहत कहा जाता था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये हो गया आपका। अब आप इसको समझ चुके होंगे, चलिए चलते हैं। अब देखिए ध्यान से, कुछ प्रमुख मंदिर जो गुप्त काल में निर्मित किए गए थे या निर्माण किया गया था, ठीक है, गुप्त कालीन प्रसिद्ध मंदिर। गुप्त कालीन प्रसिद्ध मंदिर, गुप्त कालीन प्रसिद्ध मंदिर। ऐसे मंदिर जो गुप्त काल में काफी क्या थे? प्रसिद्ध थे। क्या थे? प्रसिद्ध थे। गुप्त कालीन प्रसिद्ध मंदिर, ठीक है, गुप्त कालीन प्रसिद्ध मंदिर जो काफी क्या थे? प्रसिद्ध थे, ठीक है, गुप्त कालीन प्रसिद्ध मंदिर, ठीक है। पहला देखिए, मैक्सिमम आपको मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलेंगे, तो इसके लिए मत घबराइएगा, आपको मैक्सिमम मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है। समझ में आई बात? तो देखिए अब क्या कह रहा हूँ, विष्णु मंदिर। पहला क्या है? विष्णु मंदिर, ठीक है, विष्णु मंदिर। ये कहाँ था? विष्णु मंदिर कहाँ था? तो तिगवा। कहाँ था? तिगवा में था। तिगवा कौन सी जगह पर पड़ता है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला? जबलपुर। जबलपुर का मध्य प्रदेश। जबलपुर मध्य प्रदेश। तिगवा, ठीक है, तिगवा। जबलपुर मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर से सुनिएगा। विष्णु मंदिर तिगवा, जबलपुर मध्य प्रदेश। विष्णु मंदिर तिगवा, जबलपुर मध्य प्रदेश, ठीक है। शिव मंदिर, ठीक है, शिव मंदिर भुमरा, ठीक है, शिव मंदिर भुमरा, ठीक है, नागौदा, ठीक है, फिर से सुनिएगा। शिव मंदिर फिर है भुमरा, शिव मंदिर भुमरा, नागौदा मध्य प्रदेश। शिव मंदिर नागौदा, ठीक है, नागौदा, ठीक है, नागौदा, ठीक है, नागौदा, ठीक है। क्या नाम है? नागौदा नहीं, भुमरा, सॉरी, ये तो जगह का नाम है, भुमरा, ठीक है, भूमरा, ठीक है, नागौदा, ठीक है, मध्य प्रदेश, नागौदा मध्य प्रदेश। फिर सुनिएगा, ये है दूसरा। पहला क्या था? विष्णु मंदिर तिगवा, जबलपुर मध्य प्रदेश। शिव मंदिर भुमरा, नागौदा मध्य प्रदेश, ठीक है, शिव मंदिर, ठीक है, शिव मंदिर भुमरा, नागौदा मध्य प्रदेश, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो पार्वती, अब शिव के बाद कौन आएगा? पार्वती आएंगे, ठीक है, शिव के बाद कौन आएगा? पार्वती आएगा। ये कहाँ पर है? तो नैना कुठार पार्वती मंदिर। देखिए क्या होगा? पार्वती मंदिर। क्या होगा? पार्वती मंदिर, ठीक है, पार्वती मंदिर, ठीक है, पार्वती मंदिर। क्या हो जाएगा? नयना कुठार मध्य प्रदेश, नैना कुठार
मध्य प्रदेश, नैना कुठार मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश, पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश, नैना कुठार मध्य प्रदेश, ठीक है, नैना कुठार मध्य प्रदेश। 10 अवतार, ठीक है, दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर कहाँ पर है? दशावतार मंदिर कहाँ पर है? तो देवगढ़, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। दशावतार, ठीक है, दशा अवतार, देवगढ़, 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 ललितपुर, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। दशावतार देवगढ़, ललितपुर, मध्य प्रदेश, देवगढ़, ललितपुर, सॉरी उत्तर प्रदेश, ठीक है, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। शिव मंदिर, फिर एक शिव मंदिर, खोह, कहाँ पर? खोह, ठीक है, नागौद, मध्य प्रदेश, ठीक है, शिव मंदिर। फिर आपको एक शिव मंदिर देखने को मिलेगा, शिव मंदिर, ठीक है, शिव मंदिर कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो कहाँ पर मिलेगा? खोह, कहाँ मिलेगा? खोह, खोह, कहाँ? और ये कहाँ मिलेगा? तो नागौदा, मध्य प्रदेश, नागौदा, ठीक है, नागौदा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, नागौदा, मध्य प्रदेश, ठीक है, नागौदा, मध्य प्रदेश, नागौदा, मध्य प्रदेश। ये रहे आपके कुछ जो प्रमुख मंदिर हैं, इसकी बात करते हैं, ठीक है, ये प्रमुख मंदिर हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए अब देखिए ये चीजें हो गई। अब देखिए एक चीज और बताते हैं, एक था लक्ष्मण मंदिर। क्या था? लक्ष्मण मंदिर, ठीक है, लक्ष्मण मंदिर। ये कहाँ था? तो भीतर गांव, भीतर गांव लक्ष्मण मंदिर, उत्तर प्रदेश, भीतर गांव लक्ष्मण मंदिर, उत्तर प्रदेश। और वो भी कहाँ? कानपुर में। लक्ष्मण मंदिर, भीतर गांव, कानपुर, उत्तर प्रदेश, ठीक है। यह मंदिर ईंटों से निर्मित था, ईंटों से निर्मित था, निर्मित था। यह मंदिर किससे निर्मित था? तो ईंटों से निर्मित था। यह मंदिर ईंटों से निर्मित था। लक्ष्मण मंदिर, भीतर गांव, कानपुर, उत्तर प्रदेश। और यह मंदिर किससे निर्मित था? तो ईंटों से निर्मित था, ठीक है। अब देखिए, अब करते हैं, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि जब गुप्त काल में जो सिंचाई होती थी खेतों की, वो रहट से होती थी। किससे होती थी? रहट से होती थी, या इसी को घंटी यंत्र कहा जाता था, या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। सुनिए क्या कह रहा हूं। गुप्त शासन में सिंचाई रहट या घंटी यंत्र द्वारा होता था, ठीक है, घंटी यंत्र द्वारा होता था, ठीक है। किससे होता था? तो रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था, श्रेणी के प्रधान को, ठीक है, श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था, ठीक है, ठीक है। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ज्येष्ठक कहा जाता था, ठीक है। और गुप्त शासन काल में जो व्यापारिक केंद्र था वो उज्जैन था। क्या था? उज्जैन था। सर्वाधिक व्यापारिक, जो महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था वो कौन था? उज्जैन था। गुप्त शासन काल में अत्यधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र उज्जैन था। क्या था? अत्यधिक व्यापारिक केंद्र कौन सा था? महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? तो उज्जैन था। कौन था? उज्जैन था, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप जरा। देखिए
अब मैं बताने चल रहा हूँ कि जो गुप्त शासक थे वो सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं चलाए थे। कौन सी मुद्राओं को चलाए थे? तो स्वर्ण मुद्राएं चलाए थे। और इन स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया। क्या कहा गया? तो दिनार कहा गया। ठीक है, तो गुप्त शासक जो थे उन्होंने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं चलाए थे और इन मुद्राओं को अभिलेखों में क्या कहा गया था? दिनार कहा गया था। क्या कहा गया था? दिनार कहा गया था। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए आपको मैं बता दूं, कायस्थों, ठीक है, एक जाति है कायस्थों। ठीक है, क्या है? कायस्थों। ठीक है, एक जाति कायस्थों। ठीक है, कायस्थों को, ठीक है, की जो चर्चा हुई थी, ठीक है, सर्वप्रथम इनका वर्णन जो हुआ था वो किस में हुआ था? तो याज्ञवल्क्य स्मृति में हुआ था। किस में हुआ था? तो याज्ञवल्क्य, ठीक है, स्मृति में हुआ था। तो कायस्थों की कायस्थों का वर्णन सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य स्मृति में हुआ था। ठीक है, कायस्थों का वर्णन सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य स्मृति में हुआ था। ठीक है, अब इनको जाति के रूप में कब जाना गया? तो इसकी जो चर्चा की गई, इसका जो वर्णन किया गया वो ओसनम स्मृति में किया गया। किसमें किया गया? ओसनम में। इनका जाति के रूप में वर्णन, इनका जाति के रूप में जो वर्णन किया गया था, सर्वप्रथम ओसनम, ठीक है, ओसनम स्मृति में हुआ था। ओसनम स्मृति में हुआ था। ओसनम स्मृति में हुआ था। जाति के रूप में इसका वर्णन किया गया था, ओसनम स्मृति में किया गया था। ठीक है, विंध्य जंगल, इन्हीं के समय में विंध्य जंगल में रहने वाली एक जाति जी थी, उसका नाम था सबर जाति। कौन था? सबर जाति। ये लोग अपने देवताओं का मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। ठीक है, विंध्य जंगल में रहने वाली सबर जाति, ठीक है, विंध्य जंगल में रहने वाली सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। किसका मांस चढ़ाते थे? तो ये सबर जाति के लोग जो थे विंध्य के जंगल में रहते थे। गुप्तकालीन में इनका वर्णन किया गया और ये क्या करते थे? मनुष्य का क्या करते थे? अपने देवता को मांस चढ़ाते थे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए, कहा जाता है पहली बार किसी के सती होने का, किसकी बात कर रहे हैं? सती। आप भी जानते हैं सती का मतलब कौन है, और सती प्रथा का विरोध किसने किया आपको भी पता है। ठीक है, कब वो हटाया गया ये भी आपको पता होना चाहिए। राजा राम मोहन राय ने हटाया था। कब हटाया था ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है कि जो
सती का प्रमाण था, ठीक है, गुप्त काल में, या कहा जाए कि पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कब मिला था, तो 510 ईस्वी में मिला था। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में 510 ईस्वी में पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में मिला था। और कौन था, तो कब किस में मिला था, तो भानुगुप्त, ठीक है, भानुगुप्त के एरण अभिलेख में, ठीक है, ईस्वी में किसी के पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिला था, ठीक है। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिला था। कहा जाता है कि एक व्यक्ति थे, ठीक है, जिनका नाम था भोजराज। कौन था, भोजराज, ठीक है, कि भोजराज की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी सती हुई थी, ठीक है। सुनिएगा, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिला था, ठीक है। और वो कौन था, एक कोई भोजराज था जिसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसी के पत्नी ने क्या कर लिया था, सती कर लिया था, ठीक है। गुप्त काल में, ठीक है, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था, ठीक है। और वृद्ध वेश्याओं को क्या कहा जाता था, तो कुट्टनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कुट्टनी कहा जाता था। कह रहा है कि गुप्त काल में जो महिलाएं वेश्यावृत्ति का कार्य करती थी उनको गणिका कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गणिका कहते थे। और जो बूढ़ी हो चुकी थी उन्हें क्या कहा जाता था, तो कुट्टनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कुट्टनी कहा जाता था। फिर से सुनिए, गुप्त काल में जो महिलाएं, ठीक है, वेश्यावृत्ति का कार्य करती थीं, ठीक है, उन्हें गणिका कहा जाता था, ठीक है। गुप्त काल में जो महिलाएं वेश्यावृत्ति का कार्य करती थी उन्हें क्या कहा जाता था, गणिका कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गणिका कहा जाता था। फिर से सुनिए, गुप्त काल में जो महिलाएं वेश्यावृत्ति का कार्य करती थी उन्हें गणिका कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गणिका कहा जाता था। और जो वृद्ध वेश्याएं थी या वृद्ध वेश्याओं को कुट्टनी कहा जाता था, ठीक है। तथा वृद्ध वेश्याओं को कुट्टनी, क्या कहते थे, कुट्टनी कहा जाता था। यहां लिख देता हूं, कुट्टनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कुट्टनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कुट्टनी कहा जाता था, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए आइए, जो गुप्त शासक थे, ठीक है, ये जो गुप्त शासक थे ये क्या थे, तो वैष्णव के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे, तो वैष्णव के अनुयायी थे। ये जो गुप्त शासक थे ये किसके अनुयायी थे, तो वैष्णव के अनुयायी थे। और इन्होंने वैष्णव धर्म चलाया था, ठीक है। और जो विष्णु के जो वाहक था गरुड़, उसको राज्य चिन्ह बनाया था। उसको क्या बनाया था, राज्य चिन्ह बनाया था। इसी वैष्णव धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण जो अवशेष मिले थे वह कहाँ मिले थे, दशावतार मंदिर में मिले थे। ये
दशावतार मंदिर कहाँ पर है? तो ललितपुर में है। कहाँ पर स्थित है? तो ललितपुर में स्थित है, यानी ललितपुर देवगढ़। ठीक है, तो सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, अरे ये देखिए मैं कह रहा हूँ, गुप्त शासक वैष्णव के अनुयायी थे। ठीक है, अनुयायी थे। ठीक है, वैष्णव के क्या थे? अनुयायी थे। ठीक है, अनुयायी थे। ठीक है, इन्होंने राजधर्म के रूप में वैष्णव को चलाया था, यानी वैष्णव धर्म चलाया था। ठीक है, राजधर्म के रूप में इसको वैष्णव धर्म, मतलब वैष्णव धर्म को राजधर्म के रूप में चलाया था। इन्होंने अपना राजधर्म वैष्णव को माना था। ठीक है, ये वैष्णव के वाहक गरुड़ को अपना राज चिन्ह मानते थे। इसका महत्वपूर्ण उल्लेख दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में मिलता है। ये रहा आपका आज का सेशन। इस सेशन को आप पढ़िए, बार बार सुन लीजिए, सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और मैं यही कहूँगा कि मैं जिस तरह से आपके लिए कार्य कर रहा हूँ, मेरे लिए भी कुछ आप, मैं समझता हूँ कि आप ज़रूर करेंगे। तो मेरे वीडियो को अगर आपको लगता है कि इससे काफ़ी हेल्प मिल रही है, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, उन बच्चों के पास करिए जिनके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो पैसा देकर किसी कोचिंग क्लास को कर सके, तो उन तक पहुँचेगा। अभी भी समय है तो वो पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आपसे यही अनुरोध है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।